गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? क्लास स्टार्ट हो गई आपकी? तो पहले सबसे पहले आप ये बताना मुझे ऑडियो वीडियो कैसी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अंकुश, सुषमा, जितेंद्र त्रिपाठी, अजय शर्मा, अंश, प्रद्युमन शर्मा, मोहन भाई, राधे राधे, नमस्कार। ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है भाई, बताना एक बार। ऑल क्लियर? देखो भाई, सबसे पहले आप मुझे बताओ कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, तो कल की बेटा जो हमारी क्लास थी ना, उसमें कल ये जो कल क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी सॉरी, उसमें कल कमेंट नहीं चल रहे थे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं लाइव क्लास ली थी, आपको समझ में आया नहीं आया, कल का कुछ डाउट है तो मुझे बताना। कल की क्लास बिना कमेंट के जब जब चली, कल कुछ कमेंट में इशू था, तो सही से समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, एक बार बताएंगे। बुक भाई बता देंगे, अभी पहले तुम पढ़ाई कर लो, ठीक है? तो एक बार मुझे कल की क्लास के बारे में बता दो। मैंने कल वाली पीडीएफ ही खोल ली है। ये कल हमने कुछ बातें आपको बताई थी, और लास्ट में जो है मैं आपको बता रहा था एक्सिलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में, ठीक है? नो डाउट। कल भाई मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि ना जब तक सामने से मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी आदत है क्वेश्चन पूछने की, और उधर से जब आंसर आते हैं ना, तब मुझे क्लियर हो जाता है कि बच्चों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, क्लियर था ये। भाई ये मत बोलो कि फिर से पूरा बता दो, भाई आप दोबारा देख लो वीडियो, वो कोई किसी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ, है ना? हेमचंद्र प्रजापति, सबसे पहली क्लास देकर आओ, पता चल जाएगा कि कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बेटा आपको टेक्निकल ग्रेड 3 में ग्रेड की स्पेलिंग भी लिखनी ठीक से नहीं आ रही है, और आपको ग्रेड की स्पेलिंग में तुम गलत लिख रहे हो। कितनी गलत बात है ना ये, है ना? देखो, कल की क्लास में जब मैंने आपको बताया था, तो शुरुआत हमने की थी वेलोसिटी, वेग से। तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने आपको जो बताना शुरू किया था, अरे वेलोसिटी का एक पेज नहीं है इसमें पीडीएफ में? कल की पीडीएफ में एक पेज डिलीट हो गया, चलो कोई नहीं। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बेटा, जब वेलोसिटी हमने स्टार्ट किया था, तो वेलोसिटी मैंने आपको बताया था किसी वस्तु का वेग होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन, चाल इनटू दिशा। तो अगर किसी वस्तु की आपको वेलोसिटी वेग पता है, तो यानी कि आपको उसकी चाल भी पता, उसकी दिशा भी पता है। फिर मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। फिर इससे हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना? उसके बाद मैंने आपको एक दो बातें और बताई इसमें। फिर बताया वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देगा। फिर मैंने कहा था कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अगर नीचे वाला जो एरिया है उसे घटा देंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालते समय, दूरी निकालते समय हम सारे एरिया को जोड़ देते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन त्वरण बता दो, यानी मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उसे थोड़ा सा मुझे रिवाइज कराना है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, कोई वस्तु त्वरित गति में है, अगर ये शब्द सुन लो आप, किसी क्वेश्चन में पढ़ लो कि वस्तु ने एक्सेलरेट किया, त्वरित गति में है, वस्तु के पास त्वरण है, तो इसके मैंने कहा था कि तीन मतलब हैं। तो तीन मतलब ये है कि या तो वस्तु की स्पीड बढ़ रही होगी, या वस्तु की स्पीड घट रही होगी, या उसकी डायरेक्शन बदल रही होगी। अगर इन तीनों में से कम एक काम हो रहा है, या तो स्पीड बढ़ती हुई दिखे, या स्पीड घटती हुई दिखे, या दिशा में बदलाव दिखे, तो इनका मतलब है कि वस्तु त्वरित गति में एक्सेलरेट कर रही है। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन में हो सकती है कि नहीं? तो मैंने कहा था कि हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, पर मैंने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट हो, तो भी उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि हमें डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में आप क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए तो स्पीड बदलनी चाहिए या डायरेक्शन बदलनी चाहिए। आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सर एक्सेलरेशन के लिए या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले, तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी, वेग बदलना चाहिए। तो फिर हमने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी कि एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वेग में कितना परिवर्तन हुआ, दर का होता टाइम से भाग करना, तो एक्सेलरेशन था वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहां तक की बात हमने पढ़ ली थी क्लास में। अब जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली, मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इस क्लास को तुरंत छोड़ दें, पहले पीछे की क्लास लेकर आए, वरना क्लास में समझ में कुछ नहीं आएगा, इरिटेट आप भी होंगे, मुझे भी करोगे, ठीक है ना? अच्छा, अगला देखना। अब आगे बढ़ते हैं हम क्लास के अंदर। आज की क्लास जो है मेरी, वो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने कल की क्लास लेकर आए हो या मुंह उठा के ऐसे चले आए क्लास में, पढ़ाई में सीरियस हो या केवल टाइम पास करने के लिए बैच लिया है। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं
एक वस्तु का वेग नियत है, एक वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। अगर वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेग नियत है, तो ऐसी वस्तु के पास एक्सेलरेशन हो सकता है कि नहीं? सोच के बताना। वेलोसिटी वेग कांस्टेंट है, वेग नियत है, अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है कि नहीं? चंद्रा भाई, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, मैं फर्जी कमेंट करूं क्लास में कोई मतलब नहीं है। अंकुश पांडे का सही है, साफिक राजा का भी सही है, तौफिक आलम का बिल्कुल गलत है, सागर कुमार का सही है, बिहारी बाबू का गलत है, अग्निवेश यादव को गलत है। जितने बच्चे कह रहे हैं कि हो भी सकता और नहीं भी, इन सबका गलत है। यानी ये सब रट्टू तोता है, इन्हें केवल रटने से मतलब है, समझने से कोई मतलब नहीं है। बेटा मैंने कहा कि एक वस्तु की वेलोसिटी, एक वस्तु का वेग कांस्टेंट है, तो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? यानी ना तो स्पीड बदल रही हो ना ही डायरेक्शन। अगर किसी वस्तु की ना स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन बदलेगी, फिर तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। देखो, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि केवल उसने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन के बारे में नहीं पता आपको। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, डायरेक्शन बदल रही होगी तो हो जाएगा। लेकिन बेटा वेलोसिटी में जब उसने कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन। तो यहां पे तो आपको कंफर्म है कि ना स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। देखो, वस्तु की स्पीड चाल कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, लेकिन वेलोसिटी वेग कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। भाई, आप एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में लिखते भी क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब नहीं पता आपको क्या होता है? कि एक वस्तु का वेग, एक वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ना तो उसकी स्पीड बदल रही ना ही उसकी डायरेक्शन बदल रही। आपको बिल्कुल कंफर्मेशन है वेलोसिटी कांस्टेंट में कि ना स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन, तो फिर एक्सेलरेशन क्यों होगा? एक्सेलरेशन के लिए कम से कम या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले। हाँ, स्पीड अगर मैं कहता कि स्पीड कांस्टेंट है तो फिर आप कहते हैं सर एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि आपने केवल स्पीड कांस्टेंट कहा, डायरेक्शन के बारे में तो बताया नहीं है। जब मैं वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि ना स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन। यहां पे लिखेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is constant, if velocity of an object is constant, then its acceleration will be 100% जीरो। जान पूछ के मैं 100% लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। विल बी 100% जीरो हिंदी में लिखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो तो उसका त्वरण 100% शून्य होगा, 100% शून्य। आप गेम समझ गए हो? यानी एक्सीलरेशन के लिए आपको ये देखना है कि या तो स्पीड बदलती हुई दिखे या डायरेक्शन, लेकिन अगर वेलोसिटी वेग नियत है ना तो स्पीड बदलेगी ना ही डायरेक्शन बदलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ना स्पीड बदल रही है ना ही डायरेक्शन बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। बेटा एक्सेलरेशन जो शब्द है ना, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो दोबारा समझना। मैंने आपसे क्या कहा? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि अगर कोई वस्तु त्वरित गति में है तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी या डायरेक्शन बदलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ना स्पीड बदल रही है ना ही डायरेक्शन बदल रही है, यानी एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। बेटा एक्सेलरेशन जो शब्द है ना, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, तो दोबारा समझना। मैंने आपसे क्या कहा? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया कि अगर कोई वस्तु त्वरित गति में है तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी या डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब है कि इनमें से काम हो रहा है तो वस्तु एक्सेलरेट कर रही है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में नहीं पता। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ना स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में भी होता है वेग परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन है ही नहीं, वेलोसिटी में चेंज है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है? अच्छा भाई राजकुमार, तुम कुछ थोड़े से मूर्ख हो क्या? पूरा इतनी बार बता दिया, कह रहा फिर से, क्या मजाक चल रहा है क्लास में? भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो और ये फर्जी मत लिखा करो फिर से। किसी पॉइंट में दिक्कत हो 15 मिनट क्लास थोड़ा रिपीट होगी, फिर से बताओ। 4 बार मैंने खुद से रिपीट कर दिया है। टाइम से आकर क्लास में और पढ़ाकर फिर से बताओ, जैसे नाटक चल रहा हो ये क्लास में। अब हमने ये तो पता चल गया कि एक्सेलरेशन के बारे में हमें हल्का हल्का सा आइडिया हो गया, लेकिन एक दो चीजें अभी और बची हैं जो दिमाग में मेरे खटक रही हैं बार बार। सबसे शुरुआत जहां से मैंने की वही खटक रही है कि मैंने कहा कि स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन है, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन है, और डायरेक्शन का बदलना भी। तो ये स्पीड जो है ये बढ़ती कब है, घटती कब है, डायरेक्शन कब चेंज होगी, इसे बहुत ध्यान समझना। इसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में पीडीएफ से पूछूंगा आपसे। देखो केस फर्स्ट देखना यहाँ पे। एक आध को पता क्या है, उन्हें डाउट, अगर टीचर पूछना कोई डाउट है क्या, उन्हें डाउट के मामले में केवल ये पता होता है दोबारा बता दो,
फिर से रिपीट कर दो, पता नहीं कहां से लाइन रट ली है फिर से रिपीट करने वाली। अब केस फर्स्ट देखो क्या है ये, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक वस्तु जो है ये बेटा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी कि एक वस्तु की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, यानी मान लो वस्तु की पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रही है, ये वेग की दिशा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यानी कि मान लो कि वस्तु जो है ऐसे भाग रही है इधर को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, समझ गया। अब जिस डायरेक्शन में वस्तु की वेलोसिटी है, इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वस्तु भाग रही है, भाई वेग की दिशा का मतलब क्या है कि वस्तु जिधर को भाग रही है, अगर वस्तु उसी डायरेक्शन में एक्सिलरेट करे, बेटा देखो जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में एक्सिलरेट करने का मतलब यह है कि वस्तु जिस दिशा में भाग रही है आपने धक्का उधर को ही मार दिया। हम आगे चल के न्यूटन के नियमों में एक फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा, F इक्वल टू ma, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिधर को आप बल लगाएंगे, वस्तु पर जिधर को धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, वस्तु उसी दिशा में एक्सेलरेट करेगी, उसी दिशा में त्वरित गति में होगी। अब एक चीज देखना, कोई वस्तु की वेलोसिटी थी इधर को, एक वस्तु इधर को भाग रही थी, आपने उधर को एक्सेलरेट कराने का मतलब है कि आपने उधर को धक्का मार दिया, तो वस्तु की स्पीड बढ़ेगी घटेगी सेम रहेगी? आप कहेंगे वस्तु की स्पीड बढ़ेगी। तो जिस दिशा में वस्तु भाग रही है अगर उसी दिशा में आप पुश करोगे, उसी दिशा में धक्का मारोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ती कब है? जिस दिशा में वेग है अगर वस्तु उसी दिशा में एक्सेलरेट करे, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु की बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, इसकी वेग की दिशा है, यानी वस्तु इधर को भाग रही है इस दिशा में, लेकिन वो एक्सेलरेट करे इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वस्तु भाग तो इधर को रही थी लेकिन आपने किसी बंदे की टी शर्ट पकड़ के इधर को खींच लिया अपनी तरफ को, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, वस्तु को फोर्स लगा रहे हो इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि स्पीड घट जाएगी। तीसरा, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वस्तु इधर को भाग रही है और बेटा आप उसे एक्सेलरेट करे वस्तु ठीक उसके 90 डिग्री के एंगल पे, यानी फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे लगाए। ये केस मैं आपको सर्कुलर मोशन में वृत्त गति में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु की वेलोसिटी तो इधर को थी, वस्तु इधर को भाग रही है लेकिन धक्का मारा इधर को ठीक 90 डिग्री के एंगल पे, तो अपना स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी, अब केवल होगा डायरेक्शन में चेंज, तो चेंज इन डायरेक्शन, दिशा में बदलाव होगा। तो कोई वस्तु बेटा एक्सेलरेट कर रही है उसी डायरेक्शन में जिधर को उसकी वेलोसिटी है, इसका मतलब ये है कि स्पीड बढ़ेगी, यानी कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में, तो स्पीड बढ़ती है। लेकिन वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है नेगेटिव, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में, तो स्पीड घटेगी, और 90 डिग्री के अगर एंगल है तो यानी कि केवल डायरेक्शन में चेंज होगा। अब ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये आपको मुझे IQ लेवल बताएगा अभी क्वेश्चन। बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये ध्यान से आपको करना है। बस ध्यान रखो क्लास में डेली आओ, जो पढ़ाया जाए रफ कॉपी में साथ साथ उसे लिखो। जो बच्चा इतना कर लेगा उसे फिजिक्स बहुत आसान लगेगी, उसे लगेगा कि मैं किसी 9th क्लास के 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा भी सकता हूं। लेकिन जो केवल आके मोबाइल चला के बैठ जाएगा और थोड़ा सा भी हाथ नहीं चलाएगा, थोड़ा सा भी लिखेगा नहीं, उसे दिक्कत आएगी। एक क्वेश्चन बेटा ये है, बहुत ध्यान से पढ़ना इसे, चार ऑप्शन पढ़ो, जो सही आंसर है ना वो आपको अलग ही दिख जाएगा। अवधेश, सोनाली, मिश्रिया, रोहित, रजनीश, सागर। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अलग अलग मेरे पास आंसर आ रहे हैं इसके। अब आप देखना किसका ठीक है किसका गलत है, वन बाई वन इन सबको हम चेक करते हैं। चलो सबसे शुरुआत करते हैं हम डी ऑप्शन से, डी से मैं शुरू करता हूं। डी में लिखा है कि इफ द एक्सिलरेशन इज जीरो, यदि त्वरण शून्य है, अगर एक्सिलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां तक की बात सही है भाई, अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर किसी वस्तु का वेग नियत है तो एक्सिलरेशन मैंने लिखवाया था 100% जीरो होगा। भाई अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब यह है ना उसकी स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन होगा जीरो। लेकिन इसने आगे गलती कर दी, भैया एक चीज बताओ, अगर वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका वेग स्थिर है, तो लिख रहा है कि बट स्पीड में भी चेंजिंग, लेकिन चाल बदल सकती है, बिल्कुल गलत हो गया। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु का वेग नियत है, स्थिर है, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी हो सकती है जब ना तो स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन बदले। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए
अगर आप चाह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो ना तो चाल बदलनी चाहिए, ये भी नियत कांस्टेंट होनी चाहिए, ना ही डायरेक्शन बदलनी चाहिए, ये भी नियत कांस्टेंट ही होनी चाहिए। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कह रहा है कि स्पीड बदल सकती है, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अगले में लिखा इसने, इफ द एक्सिलरेशन एंड वेलोसिटी हैव द सेम साइन स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। यदि त्वरण और वेग एक ही चिन्ह है तो चाल बढ़ सकती है। बेटा बिल्कुल सही है ये। भाई मैंने भी आपको बताया कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन का मतलब बेटा क्या है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, या ये ऐसे भी हो सकता है कि वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल इधर को भाग रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कि धक्का भी उधर को मार रहे हैं, तो भी स्पीड बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों के सेम साइन है, तो स्पीड बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अब बी में कह रहा है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग। बेटा एक आधी अधूरी जानकारी है ये। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी। भाई ठीक है, मैंने आपको मान लिया कि एक्सेलरेशन है पॉजिटिव इस दिशा में, लेकिन बेटा हो सकता है कि पार्टिकल इधर को भाग रहा हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो, तो स्पीड घटने जाएगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव है तो भी स्पीड बढ़ेगी, दोनों नेगेटिव है तो भी बढ़ेगी। अगर इनके साइन अपोजिट हो गए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी नेगेटिव, तो स्पीड घट जाएगी। या ऐसा कर लो कि वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो भी स्पीड घट जाएगी। तो ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया है। हाँ देखो, अगर मेरे पास में सी ऑप्शन ना होता तो मैं बी से काम चला सकता था, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसने कहा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो जनरली अगर हमें जानकारी ना हो तो हम अपने आप से मान के चलते हैं कि पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। अगर ये सी ऑप्शन ना होता तो मैं ये मान के चलता कि पार्टिकल तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही भगाते हैं, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर हम बी से काम चला लेते हैं। तो अगर हम कई बार पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड का बढ़ना क्यों मान लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल भी किधर को भाग रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही भाग रहा होगा। यानी हमें कुल मिलाकर दोनों के साइन देखने होते हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइन होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव, स्पीड यानी कि बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन ज्यादा क्लियर कर रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों के सेम साइन हो। तो बेटा सेम साइन में जरूरी नहीं कि दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो भी स्पीड बढ़ेगी। भाई नेगेटिव हमें केवल डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि यानी कि पार्टिकल भाग रहा है पश्चिम दिशा में और एक्सेलरेशन भी पश्चिम दिशा में, तो स्पीड बढ़ेगी। पार्टिकल भाग रहा पूरब में, एक्सेलरेशन पूरब में, यानी कि स्पीड बढ़ेगी। लेकिन एक पूरब में हो और एक पश्चिम में हो तो स्पीड घट जाएगी। तो उसका सी करेक्ट आंसर है। मैंने कहा कि बी से भी हम काम चलाते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम स्पीड का बढ़ना इसलिए मान लेते हैं कई बार, क्योंकि वहां पे हमें पता नहीं होता, तो हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा होगा और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। अब ए ऑप्शन देखो, कह रहा है कि यदि किसी कण का त्वरण अन्य वस्तु की तुलना में अधिक है तो कण तेजी से बढ़ रहा है। भाई ठीक है, एक का जो सर, बट सर ये भी तो हो सकता है कि डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्या लिखा भाई शुभंकर सरकार, साफ साफ लिखो, समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने केवल आपसे कहा कि स्पीड बढ़ती कब है। मैंने कहा था कि स्पीड तब बढ़ती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में हो, यानी दोनों के सेम साइन हो। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, स्पीड बढ़ेगी। ये वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो स्पीड घटेगी, है ना। ये कहा मैंने आपसे। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दूसरे से ज्यादा तो तेज भाग रहा होगा। भाई ठीक है, एक का एक्सेलरेशन ज्यादा तो है, और हो सकता है कि वेलोसिटी की विपरीत दिशा में हो, तो वो तो स्पीड बहुत तेजी से घटा देगा, तो ये भी गलत हो गया। देखो एक्सेलरेशन में जब भी आपको ये पता करना हो ना कि स्पीड कब बढ़ेगी कब घटेगी, तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीड बढ़ेगी कब घटेगी कब में, जिस दिशा में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी दोनों के सेम साइन होने चाहिए। तो वेग भी अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो स्पीड बढ़ जाएगी। या मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव केवल ये बता रहा है कि दोनों भाग रहे हैं पश्चिम दिशा में। मान लो अगर दोनों वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो भी बेटा स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों के साइन सेम होने चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी, दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी। मान लो कि मैं कह दूं आपसे एक्सेलरेशन तो इधर को है और वेलोसिटी इसके विपरीत दिशा में है, तो स्पीड घट जाएगी। अपोजिट है तो घटना, और सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ना। अब वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी, तो स्पीड बढ़ेगी। अपोजिट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो स्पीड घट जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि सर इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीज देन वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज और मे बी इंक्रीज। देखो एक्सेलरेशन इंक्रीज का मतलब क्या है, पहले तुम्हारा ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन इंक्रीज का क्या मतलब होता है। भाई मान लो पहले वस्तु का एक्सेलरेशन 2 था, अब 3 हो गया, तो भैया स्पीड बढ़ेगी या घटेगी डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की दिशा में है कि उसके विपरीत दिशा में है। मैंने अब तक स्पीड बढ़ने घटने के लिए एक ही तो चीज बताया कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मतलब है कि उधर को धक्का मार दिया तो स्पीड बढ़ जाएगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसके विपरीत में धक्का मार दिया तो स्पीड घट जाएगी। ये बातें समझ में आ रही है आपको। भाई एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का मतलब है कि आप उधर कोई धक्का मार रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा था, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव का मतलब है कि आपने धक्का भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मारा तो स्पीड बढ़ेगी। पार्टिकल भाग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी कि उसके विपरीत दिशा में धक्का मार दिया तो स्पीड घट जाएगी।
और क्या होता है मैंने, ठीक। तो हमारे पास में एक हल्का हल्का सा भी मेरे पास में आइडिया बनना शुरू हुआ, दोबारा समझेंगे। कल की क्लास को मैं फिर से स्टार्ट करता हूं यहां से। मैंने कहा कि कोई वस्तु एक्सिलरेट कब करती है, त्वरित गति में कब कहलाती है, तो उसकी स्पीड बढ़ते हुए दिखे, या उसकी स्पीड घटते हुए दिखे, या उसकी डायरेक्शन बदलती हुई दिखे। इन तीनों में से कम एक काम होना चाहिए। आज मुझे पता चल गया कि स्पीड कब बढ़ेगी कि जिस दिशा में पार्टिकल भाग रहा है अगर उसी दिशा में धक्का मारे, यानी उधर कोई एक्सेलरेट कराए तो स्पीड बढ़ जाती है, जिधर को पार्टिकल भाग रहा है उसके विपरीत दिशा में एक्सेलरेट कराए तो स्पीड घट जाती है। दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हो तो केवल डायरेक्शन में चेंज होगा। फिर मैंने क्या बताया आपसे कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन का मतलब है कि दोनों के साइन सेम होने चाहिए। वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड बढ़ेगी। वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ेगी। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि दोनों विपरीत दिशा में, तो स्पीड घट जाएगी। अगर खाली ये बोलूं मैं कि स्पीड कांस्टेंट है तो आप कहेंगे वस्तु एक्सेलरेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और लेकिन अगर मैं कह दूं कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी फिर एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। फिर हमने कुछ फॉर्मूला ये पढ़ा था, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 100% जीरो होगा। कुछ बातें ये पढ़ी हैं, ठीक है। अरे स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी तो अपने आप ही बढ़ेगी भाई। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ही तो होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में, अब वो होगी 20 से 25 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में, तो स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो बढ़ ही रहा है। वेलोसिटी वही तो है। हिंदी शब्दों का प्रयोग ज्यादा कीजिए प्रभु। भाई आप इंग्लिश सीख के आओ, हमें हिंदी मत सिखाओ। हम अपने आप से हिंदी इंग्लिश बराबर बोल रहे हैं, आपके लॉजिक कमजोर है इसलिए आप हिंदी इंग्लिश में अपने कमजोरी को छिपा रहे हो। अच्छा, अब यहां पर एक दो बातें और देखेंगे अभी हम। थोड़ा सा देखते हैं कि और जितने जितने क्वेश्चन करेंगे ज्यादा से ज्यादा बातें उतनी क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 करो। अरे हिंदी इंग्लिश का गाना मत गाया करो क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 करो। तुम यार 50 बार एक चीज बता दी है? तुम लोग यार 90 डिग्री पर शुभांकर सरकारी होगा कि केवल डायरेक्शन बदलेगी, स्पीड में फर्क नहीं आएगा। अगर कोई और एंगल आप ले लोगे तो डायरेक्शन तो बदल जाएगी लेकिन साथ में स्पीड में भी चेंज आ जाएगा। तो हमने वो केस लिया है कि जहां पर 90 डिग्री का एंगल, जहां पर केवल और केवल डायरेक्शन बदले। देखिए सागर कुमार अपना अलग ही लगा हुआ है, जब से 50 बार की कमेंट कर लिया है। एक्सेलरेशन रोटेशन की बात कर रहे हैं हम यहां पे अभी कुछ। ये कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कण एक समान वेग से गति करता है। बेटा देखो, एक समान वेग का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन, यानी पार्टिकल एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाए। तो कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट होना चाहिए। भाई उसके पास वेलोसिटी है तो 2 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड कुछ तो होगी, गलत हो गया। अगर वो कर्व पाथ पे जाएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। कर्व पाथ पे जाएगा तो लगातार डायरेक्शन बदल रही है उसकी, ये गलत हो गया। सर्कल में जाएगा तो हर पॉइंट पे ही डायरेक्शन बदलेगी, ये भी गलत हो गया। यानी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक समान का मतलब यह है कि वेग एक समान तभी होगा जब ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन, तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए। तो डी सही है। एक बच्चे ने देखो ए आंसर लिखा, इसका मतलब यह है कि ये बच्चे को केवल लग रहा होगा कि उसे चीजें समझ में आ रही हैं, उसे आ कुछ नहीं रहा है। मैंने कहा कि बेटा एक कण का एक समान वेग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेग। तो और कोई कण रेस्ट पर होगा तो उसका वेग तो जीरो है। तो एक समान वेग है यानी कि वो किसी स्पीड से किसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो वेग का मतलब क्या होता है, स्पीड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, है ना। तो डी आंसर बनेगा इसका। ये वाला करना क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं देखना चाहूंगा कौन बच्चा ठीक करेगा। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना साथ में। द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट। इसने लिखा है कि चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल को किस इकाई द्वारा दर्शाया जाता है। बेटा देखो, द एरिया अंडर ए स्पीड टाइम ग्राफ, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि स्पीड और टाइम का ग्राफ अगर आपके पास में है तो उसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो हमें डिस्टेंस देता है। डिस्टेंस दूरी देगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, मीटर में। तो बेटा इसका आंसर आएगा मीटर। तो कोई धुरंधर मीटर स्क्वायर पर टिक मत लगा देना एरिया देखकर। तो मैंने आपको बताया था अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ है उसके अंदर का क्षेत्रफल हमें दूरी देता है, डिस्टेंस देता है, और डिस्टेंस को हम मीटर में नापते हैं। तो यहां पे आंसर ए आएगा। योग अवधेश समर्पित राहुल, एक राजू सैन ने, बाकी सबका ठीक है। ब्रजानंद, अंकुश, मनमोहन, मनीष, एक मनीष कुमार सिंह भी बी लिख रहे हैं। यानी ये बच्चे तो बेटा पिछली क्लास में नहीं आए हैं, पिछले से पिछली क्लास में। ये बच्चों जो है ये चीजों को साथ में लिखते नहीं है, केवल ये वीडियो सुनकर समझते हैं कि ना क्लास कर ली इन्होंने, ये अपना कर्तव्य पूर्ण समझ लेते हैं। भाई एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था कि एरिया को मीटर स्क्वायर में तब नापते हैं अगर लंबाई भी मीटर में हो और चौड़ाई भी मीटर में हो, तो एरिया आता है मीटर स्क्वायर में। लेकिन स्पीड और टाइम के ग्राफ में क्या होता है कि लंबाई हमारी टाइम जो था वो सेकंड में आ रहा था, और जो हमारी चौड़ाई थी वो स्पीड किस मारी थी, वो स्पीड मीटर पर सेकंड मारी थी।
तो ये बेटा ये आ रहा है सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड सेकंड कट जाएगा तो केवल मीटर बचा था। मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में से। अब रोज सेम चीज तो कर नहीं सकते। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, बाकी थ्योरी नोट करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में गतिमान इस समय ग्राफ चित्र 2 E1 में दिखाया गया है। एक वस्तु एक निश्चित दिशा में चल रही है फिक्स डायरेक्शन में, उसका दूरी समय का ग्राफ दिखाया गया है। तो कह रहा है कि हमारे से द ऑब्जेक्ट जो वस्तु है कह रहा है कि रेस्ट पर है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से चल रही है, एक बदलते हुए वेग के साथ चल रही है, एक कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, नियत त्वरण के साथ चल रही है। तो क्या सही होगा? अच्छा अब एक चीज देखना, इसने कहा है कि एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपके सामने ग्राफ आए, ग्राफ ये दूरी है, ये समय है। तो सबसे पहले बेटा ग्राफ का मतलब समझेंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे बाद में। तो मैंने कहा था कि जब भी कोई ग्राफ आपको दिखे उस पर एक लाइन अगर आपको दिख जाए तो 2 पॉइंट ले लेना, एक लाइन डालना एक्स एक्सिस पे, एक डालना वाई पर, एक एक्स पर और एक वाई पर। तो मैंने क्या देखा कि भैया टाइम चेंज हो गया, 1 से 2 बज गए तो साथ में डिस्टेंस भी बदल गई। तो यानी कि समय के साथ में आपके द्वारा चली गई दूरी भी बदल रही है। तो समय बदल रहा है, चली गई दूरी भी बदल रही है। यानी 1 बजे आप अपने घर पे थे, 2 बजे आपने दूरी तय करके आप स्कूल चले गए। यानी ये ग्राफ है मोशन का, गति का, है ना। लेकिन अगर ग्राफ मोशन का हो, गति का हो, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन हो, तो मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक समान गति का ग्राफ होगा। यानी कि यहाँ पे स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, स्पीड नहीं बदलेगी, स्पीड रहेगी कांस्टेंट। बेटा कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो गया, स्पीड बदल नहीं रही है। ठीक है भैया, आपको जब मैंने शुरुआत के 2 ग्राफ बताए थे तो उसमें मैंने बताया था ना कि अगर समय के साथ में पोजीशन बदल जाए तो समय के साथ में अगर चली गई दूरी बदल गई तो ग्राफ मोशन का है, गति का, और ये यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। और साथ में बेटा उसने कहा कि डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, डायरेक्शन भी फिक्स है। अब ना स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन बदल रही है, यानी कि वस्तु की वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन। देखो दोबारा समझो, हमने क्या बोला आपसे कि उसने कहा पेपर में, क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु की फिक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं बदल रही। तो डायरेक्शन तो फिक्स हो गई, उस हमने एक साइड में रख दिया। जैसे मैंने ग्राफ देखा तो सबसे पहली क्लास में मैंने क्या बताया था कि अगर समय बदल रहा हो और समय के साथ में पोजीशन भी बदल रही हो, स्थिति यानी समय के साथ में चली गई दूरी बदल रही है, यानी कि ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का, एक समान गति का ग्राफ है ये। यानी ना आपकी स्पीड बदल रही ना ही डायरेक्शन, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अगले बात में क्वेश्चन नंबर 4 करना। क्वेश्चन नंबर 4 बड़े ध्यान से करना, बढ़िया क्वेश्चन है 4। गुड्डू भाई अब आपके घर जाकर तो मैं समझाऊंगा नहीं, है ना, पूरी क्लास के बच्चे आंसर दे रहे हैं, अब आपको मैं स्पेशल क्या बताऊं? और कह रहा जी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी होम ट्यूशन तो है नहीं कि आप कोई अकेले पढ़ रहे हो, कि आपके लिए कोई विशेष कुछ काम किया जाएगा, आपके घर आके स्पेशल टाइम लेके पढ़ाएंगे, है ना। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकता हूं समय। एक क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। कह रहा है कि स्पीड और टाइम का ग्राफ है एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु का गति समय ग्राफ, यानी कि आप इसे चाल समय ग्राफ लिख लो। स्पीड टाइम ग्राफ है, चाल समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो वस्तु जो है बेटा, जब भी आपके सामने कोई ग्राफ आए तो मैंने कहा था कि उस पर 2 पॉइंट ले लेना, 2 पॉइंट। पहले पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स एक्सिस पर, एक डालेंगे वाई पर, दूसरे पॉइंट से एक लाइन डालेंगे एक्स पर, एक डालेंगे वाई पर। तो मैंने क्या देखा, समय बदल गया, साथ में स्पीड भी बदल गई। यानी कि 2 बजे मान लो कि स्पीड जो थी 12 मीटर पर सेकंड थी, 4 बजे बढ़कर कितनी हो गई भाई? यहाँ पे स्पीड लिखा है ना, यहाँ स्पीड 0, यहाँ बढ़ के 4 हुई, मान लो यहाँ 10 हो गई। तो 2 बजे स्पीड 4 थी, अभी हो गई 10। तो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि रेस्ट का तो है ही नहीं बिल्कुल भी है भाई, स्पीड लगातार बढ़ रही है। एक कह रहा है कि ये उतार चढ़ाव फ्लक्चुएट कर रही है, स्पीड नहीं भाई, स्पीड तो लगातार केवल बढ़ रही है, फ्लक्चुएट थोड़ी ना कर रही है भाई। ऐसा थोड़ी ना ग्राफ की स्पीड बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, स्पीड तो लगातार बढ़ी रही है समय के साथ में। तो ये भी गलत हो गया। कांस्टेंट स्पीड का तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो अगर स्पीड बेटा लगातार बढ़ रही है, अगर स्पीड का बढ़ना, स्पीड का घटना या डायरेक्शन का बदलना होता है एक्सेलरेशन, यानी वस्तु एक्सेलरेट कर रही है, उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, नॉन 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। अगर किसी बच्चे ने मेरे बताने से पहले डी बताया है तो उसका एकदम ठीक है। जो बच्चे इसका आंसर सी बता रहे थे वो कितना गंदा आंसर दे रहे हैं वो। आप यहाँ पे देखो बेटा, ये ग्राफ जो है कांस्टेंट स्पीड का बेटा तब बनता अगर यहाँ पे लिखा होता डिस्टेंस और यहाँ पे लिखा होता टाइम। तो आप कहते हैं सर समय बदल रहा है, साथ में चली गई दूरी भी बदल रही है। 2 बजे घर पे थे, 3 बजे स्कूल में चले गए, तो समय के साथ पोजीशन बदल रही है और ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट स्पीड का है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखा, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है स्पीड।
यानी कि समय के साथ में स्पीड बदल रही है, तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ थोड़े ना है ये कि 2 बजे स्पीड 4 थी, 3 बजे स्पीड 10 हो गई, तो लगातार स्पीड आपकी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे भी स्पीड लिखा है। जब भी आप ग्राफ देखो तो रट्टा मत मारो, ये देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, ग्राफ का पूरा मतलब बदल जाएगा उससे। देखो आपके साथ में दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत देखो, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है उसमें 2 वजह हो सकते हैं, उसकी इसके अलावा तीसरी वजह नहीं, इसे समझ में नहीं आ रहा। पहली वजह ये हो सकती है कि आपने कंटिन्यूटी में क्लास नहीं ली, कि पहली क्लास पूरी देखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आज की क्लास में भी ठीक 7:15 बजे आए हों। जो बच्चा पिछली क्लास नहीं लेता और बीच में क्लास में आके बोलने लगता है समझ में नहीं आ रहा, कैसे आएगा? एक तो आपको सारी क्लास कंटिन्यूटी में लेनी है, और दूसरा क्या करना है आपको, क्लास कंटिन्यूटी में लेने के साथ साथ में आपको जिस दिन क्लास लाइव चल रही है उस दिन भी टाइम से आना है। तो या तो आपने इनमें से कोई एक चीज मिस की है कि पीछे की क्लास छोड़ दी है, या आज टाइम से नहीं आए, या तो ये दिक्कत है, या दूसरा ये है कि आप क्लास ले तो रहे हैं, केवल आप मोबाइल चलाकर केवल सुन रहे हैं। जब टीचर थ्योरी बता रहा होता है रफ कॉपी में, तेजी से आप उसे लिखते नहीं है, साथ में नोट नहीं करते हैं। जो बच्चा दोनों काम करेगा उसे कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप अपने आप को पहले देखो, अपने आप को कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, है ना। अब आप ऐसे अचानक से 7:15 वाली क्लास में आके 7:45 बजे आके बोलने लगते हो जी समझ में नहीं आ रहा, कैसा आएगा? ये कोई मजाक थोड़ा ना चल रहा है क्लास में। अब एक चीज देखो, एक लास्ट चीज बस एक्सेलरेशन में और बची है जो मुझे अभी भी परेशान कर रही है। वो पता क्या परेशान कर रही है कि मुझे पता चल गया कि वस्तु ने एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ रही होगी, घट रही होगी, या डायरेक्शन बदल रही होगी, यानी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा होगा। ठीक है, स्पीड बढ़ती कब है पता चल गया, स्पीड घटती कब है पता चल गया, केवल डायरेक्शन में चेंज कब होता है पता चल गया। मुझे ये भी आइडिया हो रहा है धीरे धीरे कि कोई वस्तु की स्पीड बढ़ने के लिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम ही दिशा में होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। एक मोटा मोटा आइडिया बन रहा है। अब देखो दिक्कत कहां पे आ रही है, सारी की सारी दिक्कत यहां पे आ रही है। जैसे मुझे पता है एक वस्तु की स्पीड जो है, मान लो मैं कह दूं कि 30 किलोमीटर पर घंटा है स्पीड, तो मुझे पता है कि अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर घंटा है तो मुझे इसका मतलब पता है क्या है। इसका मतलब यह है कि हर घंटे वस्तु 30 किलोमीटर दूर जाएगी। स्पीड मुझे क्या बताती है कि 1 घंटे में वस्तु कितने किलोमीटर जाएगी, 30 किलोमीटर। अगर मुझे किसी वस्तु की वेलोसिटी पता है, वेग, कि किसी वस्तु का वेग है 30 किलोमीटर पर घंटा ईस्ट डायरेक्शन में, तो मुझे इसका मतलब भी पता है कि अगर किसी वस्तु का वेग 30 किलोमीटर पर घंटा है ईस्ट में, इसका मतलब है कि वस्तु हर घंटे 30 किलोमीटर जाएगी पूर्व दिशा में। मुझे इसका मतलब भी पता है इसका भी। तो स्पीड क्या बताती है, हर घंटे कितना किलोमीटर गए 30, यहाँ पे हर घंटे कितना किलोमीटर गए 30, और साथ में डायरेक्शन भी पता है। लेकिन समस्या ये आ रही है, अगर मुझे पता चल जाए कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन त्वरण है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है भाई? स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो तो हर सेकंड 3 मीटर चलोगे, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो पूरब में, हर सेकंड 3 मीटर जाओगे पूरब दिशा में, लेकिन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये 3 क्या बता रहा है मुझे, इस बात को आपको समझने की तैयारी, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरा, अब यहां पर आ जाओ। अब बेटा जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब समझना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, यानी इसे मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? तो एक बात बताना, ये मीटर पर सेकंड बाई सेकंड लिखा तो सेकंड के सेकंड में मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने एक वस्तु का एक्सेलरेशन लिखा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड बटे सेकंड। अब यहां से आप गेम समझ जाओगे। अगर मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब पता क्या है कि वस्तु की स्पीड हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। वस्तु की स्पीड हर सेकंड कितनी बढ़ेगी, 3 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, या 3 मीटर पर सेकंड घटेगी। बढ़ेगी कब, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम ही डायरेक्शन में होंगे, सेकंड ही 3 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी या 3 मीटर पर सेकंड घटेगी। यानी जो चेंज आएगा स्पीड में वो कितने का आएगा, 3 का आएगा। वो बढ़ती कब है, वो आपको पता ही है कि वेग जिधर को है एक्सेलरेशन उधर को, ये तो बढ़ जाएगी, विपरीत में तो घट जाएगी। ये आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, उसमें चेंज पता चल रहा है कि 3 का आएगा चेंज। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक वस्तु का जो एक्सेलरेशन है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी वस्तु की जो स्पीड है वो हर सेकंड या तो 6 बढ़ेगी या हर सेकंड स्पीड 6 घटेगी।
यानी एक्सेलरेशन जो है अगर वो 12 है तो ये बताएगा कि हर सेकंड स्पीड 12-12 बढ़ेगी। ये हर सेकंड 12-12 ही बढ़ेगी, ये नहीं कभी 12 बढ़ेगी कभी 24 कभी बढ़ी नहीं। अगर एक्सेलरेशन 12 है तो हर सेकंड स्पीड 12-12-12 ही बढ़ेगी, या हर सेकंड 12-12 ही घटेगी। फिक्स है, या तो 12-12 ही बढ़ेगी या 12-12 ही घटेगी। एक्सेलरेशन 9 है तो हर सेकंड स्पीड या तो 9 बढ़ेगी या 9 घटेगी। वो बढ़ती कब है, जिधर को वेलोसिटी है उधर को एक्सेलरेट करेगी तो बढ़ जाएगी, अपोजिट में तो घट जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु जो है उसका जो एक्सेलरेशन है, अगर आपसे कह दूं कि मैं 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यानी कि हर सेकंड स्पीड जो है वो 7-7 बढ़ेगी, ये 7-7 घटेगी। मान लो पहले 28 थी, घट के 21 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 7 हो गई। ये तो बढ़ेगी हर सेकंड 7-7, ये हर सेकंड 7-7 घटेगी। वो बढ़ती कब है आपको पता है कि सेम दिशा में होने पर बढ़ती है, अपोजिट में होने पर घटती है। इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इससे आपको ज्यादा बढ़िया गेम समझ में आएगा। वो देखना, यहां पे लिखेंगे हम 24 कभी बढ़ी नहीं। और एक्सेलरेशन 12 है तो हर सेकंड स्पीड 12-12-12 ही बढ़ेगी, या हर सेकंड 12-12 ही घटेगी। फिक्स है, या तो 12-12 ही बढ़ेगी या 12-12 ही घटेगी। एक्सेलरेशन 9 है तो हर सेकंड स्पीड या तो 9 बढ़ेगी या 9 घटेगी। वो बढ़ती कब है, जिधर को वेलोसिटी है उधर को एक्सेलरेट करेगी तो बढ़ जाएगी, अपोजिट में तो घट जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु जो है उसका जो एक्सेलरेशन है, अगर आपसे कह दूं कि मैं 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यानी कि हर सेकंड स्पीड जो है वो 7-7 बढ़ेगी, ये 7-7 घटेगी। मान लो पहले 28 थी, घट के 21 हो गई, फिर 14 हो गई, फिर 7 हो गई। ये तो बढ़ेगी हर सेकंड 7-7, ये हर सेकंड 7-7 घटेगी। वो बढ़ती कब है आपको पता है कि सेम दिशा में होने पर बढ़ती है, अपोजिट में होने पर घटती है। इसका बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, इससे आपको ज्यादा बढ़िया गेम समझ में आएगा। वो देखना, यहां पे लिखेंगे हम एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। ये ग्रेविटी वाले चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पर एक हल्का सा आइडिया लेंगे आज हम इसका। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लिखते हैं जी से, और इसकी वैल्यू आपने बचपन से पढ़ी होगी कि जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसे राउंड फिगर में 10 मान सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने बचपन से रट्टा मार रखा होगा कि स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या है आज आपको समझ में आएगा, जिन्हें नहीं पता है ध्यान सुनना। देखो मैंने क्या लिखा, एक्सेलरेशन त्वरण। कौन सा एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी पैदा कर दे, गुरुत्व पैदा कर दे। ग्रेविटी क्या होती है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में मार्कर है, जब मैं मार्कर छोड़ता हूं तो नीचे क्यों गिरता है, एप्पल हमेशा नीचे क्यों गिरता है, तो आपने पढ़ रखा कि ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी का मतलब होता है कि धरती जो फोर्स लगाती है, धरती माता जो बल लगाती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। अब एक चीज बताओ, मेरे हाथ में जो मार्कर है, जब इसे धरती अपनी तरफ को खींचेगी तो क्या इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, आपको बढ़ रही है, यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। भाई स्पीड का बढ़ना एक्सेलरेशन है ना। मैं इसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो धरती अपनी तरफ को खींचेगी तो इसकी स्पीड लगातार घटेगी। यानी जब कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड घटती है। तो स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है वो कौन पैदा कर रहा है, ग्रेविटी। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन वो त्वरण जो ग्रेविटी पैदा करे, ध्यान सुनना, वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी पैदा करे उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 है, इसका मतलब कोई मार्कर है या कोई पेन है, आपने उसे छोड़ा तो उसकी स्पीड नीचे आते समय हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। तो यानी जब भी कोई वस्तु धरती की तरफ गिर रही होती है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है, 9.8। अगर एक्सेलरेशन 9.8 है यानी प्रत्येक सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी, 9.8। जब किसी मार्कर को ऊपर फेंकेंगे हर सेकंड कितनी स्पीड घटेगी, 9.8। तो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन पैदा करती है उसकी वैल्यू 9.8 का मतलब ये है, ये आप 10 मान लो। यानी मेरे हाथ में पत्थर है, स्पीड अभी 0 है, छोड़ते ही 1 सेकंड के बाद स्पीड हो जाएगी 10, 2 के बाद हो जाएगी 20, 3 के बाद हो जाएगी 30। तो एक्सेलरेशन मुझे बताएगा कि नीचे आ रही वस्तु की स्पीड प्रत्येक सेकंड स्पीड चाल हर सेकंड 10-10 बढ़ेगी। किसी वस्तु को ऊपर फेंक दूंगा हर सेकंड स्पीड 10-10 घटेगी। आप समझ में आ रही बात ये? तो जो वो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू किसके कारण पैदा हो, ग्रेविटी के। तो ग्रेविटी धरती माता जो एक्सेलरेशन पैदा करती है उसकी वैल्यू 9.8 या 10 का मतलब ये है कि नीचे आते समय वस्तु की स्पीड हर सेकंड 10-10 बढ़ेगी। यानी अगर यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ बढ़ के 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यहाँ बढ़ के 20, हर सेकंड 10 का ही चेंज आएगा, और यहाँ हो जाएगी 30। ऐसे आपने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका, मान लो कि आपने वस्तु को ऊपर फेंका 40 की स्पीड से, तो 1 सेकंड के बाद स्पीड घट के हो जाएगी 30, फिर 1 के बाद हो जाएगी 20, फिर हो जाएगी 10, और अगर सीधे ऊपर फेंक रहे हैं तो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगी 0। तो नीचे आते समय स्पीड 10-10 बढ़ती है, 10, 20, 30। ऊपर जाते समय स्पीड 10-10 घटती है, 40 से 30, 20, 10, 0। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप किसी ने गलत किया तो समझ जाना कि भाई ये पुराने किसी सेट के क्वेश्चन है ये।
ये क्वेश्चन करना। एक कह रहा है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्वतंत्र रूप से गिर रहा पिंड, यानी कोई पिंड जब फ्री फॉल कर रहा है, मुक्त रूप से गिर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो कह रहा है फ्री फॉलिंग पिंड है, मुक्त रूप से गिर रहा है एक पिंड है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, अगर एक पिंड का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है। तो पहले में लिखा इसने, इसका मतलब है कि पिंड प्रत्येक सेकंड इतने मीटर गिरेगा। बेटा एक्सेलरेशन मुझे ये नहीं बताता कि पिंड कितनी दूरी गिरेगा, ये गलत हो गया। ये कह रहा है कि केवल पहले सेकंड में इतना गिरेगा। अगर एक्सेलरेशन 9.8 है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड स्पीड इतनी बढ़ेगी, तो प्रत्येक सेकंड के दौरान पिंड की चाल कितनी बढ़ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। डी में लिख रहा है कि एक्स, बेटा एक्सेलरेशन तो उसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन तो फिक्स है ना 9.8, तो जो बच्चे डी क्यू टिक लगा रहे हो, कह रहा है कि प्रत्येक सेकंड के दौरान पिंड का त्वरण इतना बढ़ जाएगा। अरे एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, एक्सेलरेशन 9.8 का मतलब है कि स्पीड हर सेकंड इतनी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट, एक्सेलरेशन थोड़ा ना चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो कह रहा है यहाँ पे कांस्टेंट है, नियत है। तो एक्सेलरेशन को क्यों बदल रहे हो, एक्सेलरेशन आपको बताता है कि हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ेगी। अभी 0 थी, एक सेकंड अभी स्पीड 0 है, एक सेकंड के बाद 9.8 हो जाएगी स्पीड बढ़कर, उसके एक सेकंड बाद 9.8 और बढ़ जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन आपको बताता है कि प्रत्येक सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी। ये भाई एक्सेलरेशन कोई बढ़ा दे रहा है, डी वाला। बाकी सबका ठीक है, सी आंसर वाला का बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। वेलोसिटी चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरी यूनिट टाइम, प्रत्येक इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं। बेटा वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, उस हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन, त्वरण, है ना, कल की क्लास पढ़ा। वेलोसिटी चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एवरी यूनिट टाइम ना, वेग परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन कहलाती है। ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 3। ये भाई गलत मत करना, मेरा आपसे अनुरोध है कि भले 2 4 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, जल्दीबाजी मत करना आंसर देने। शूट वर्टिकली अपवर्ड, देखो जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं ना, वैसे अप्रोच बनाया करो। मैंने क्या देखा, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड। तो कह रहा है कि एक वस्तु को जब ऊपर की तरफ हमने फेंका, तो भी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा। पहले में कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ अपवर्ड। भाई किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नीचे की तरफ, क्योंकि धरती जो है ना, भाई किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे, ये तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो धरती माता हर एक वस्तु को अपनी तरफ को खींचती है। तो अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ को है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं है, अपवर्ड। तो कह रहा है कि एक वस्तु को जब ऊपर की तरफ हमने फेंका तो भी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो क्या होगा। पहले में कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ अपवर्ड। भाई किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटा किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ होगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है नीचे की तरफ, क्योंकि धरती जो है ना, भाई किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकोगे, ये तो वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो धरती माता हर एक वस्तु को अपनी तरफ को खींचती है। तो अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ को है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर मान लो आपने पहले ऑप्शन को ठीक मान भी लिया कि वेग और त्वरण दोनों ऊपर की तरफ हैं, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, फिर तो लगातार स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए। तो जो वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है उसकी स्पीड तो लगातार फिर बढ़नी चाहिए थी, जबकि ऊपर जा रही वस्तु की स्पीड तो लगातार घटती है। क्यों घटती है, जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हो उसकी वेलोसिटी तो होती है ऊपर की तरफ को, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है। धरती हर एक वस्तु को नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी कि स्पीड घटेगी। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी तो बेटा ऊपर ही होगी, नीचे तो हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकती। जब कोई वस्तु आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ये बच्चा कौन है जो डी आंसर बता रहा है इसका, तो सुषमा कुमारी कितना गंदा आंसर दे रही है। एक वस्तु को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, कह रही कि उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने बताया था क्या होती है, जिधर को वस्तु भागे वही तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मैंने कहा था अगर मैं इधर को भाग रहा हूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही हो गई। किसी वस्तु को फेंक ऊपर की तरफ रहे तो वेलोसिटी नीचे कैसे हो जाएगी। आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो होती है जिधर को वस्तु भाग रही हो, वस्तु ऊपर की तरफ भागेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ जा रही होती है उसकी स्पीड लगातार घटते घटते जीरो क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है ग्रेविटी की वजह से वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई क्या करूं मैं आपका, भाई मैं समझा नहीं पा रहा हूं कुछ बच्चों को कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मेरे देखो पढ़ाने में कुछ कमी है, आप लोग इतनी बेसिक बात तो गलत कर दे रहे हो। आपको ये नहीं पता चल रहा मैंने क्या बताया था कि जिधर को वस्तु भागे वो उसकी वेलोसिटी वेग की दिशा होती है। एक वस्तु कह रहा है कि ऊपर की तरफ फेंका, तो जिधर को वस्तु फेंकेंगे वेग की दिशा तो वही होगी। चलो एक काम करते हैं, पहले क्लास में देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कितनों को नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वाई लिखो, नहीं आ रहा है तो एन लिखो। मैं देखता हूँ कितने बच्चों तक हमारी बात सही से पहुंच रही है। वीडियो कब से डाउनलोड होगा कब से नहीं भाई मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरे से मत पूछना। अब हर क्लास में 20-20 बार बता बता के थक चुका हूं मैं।
एक टॉपिक हार्ड बता रहा है, 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का टॉपिक है, कह रहा है जी हार्ड है ये। एक तो हार्ड और आसान कोई चीज होती नहीं है, समझ में आ गई तो सारी चीज आसान है, नहीं आई तो हार्ड है। अभी तक एक बच्चे को नहीं आया समझ में कि बिहारी सुधाकर प्रभु सबको समय कह रहा 75%। एक खुसरुद्दीन को नहीं आया है, एक बच्चा और था, चलो कोई बात नहीं, 2 बच्चों को नहीं आ रहा है। अब 1 2 को तो भाई भगवान भी खुश नहीं कर सकता, संतुष्ट कर सकता, तो हम तो इंसान ही हैं। चलो ये करना है वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करो। तो देखो अगर मैं चाहूँ ना, ये अभी तक आपका ये सारा टॉपिक खत्म हो जाता और आपको लगता है कि आपको समझ में भी आ गया। अगर मुझे केवल टॉपिक खत्म कराना हो, सिलेबस खत्म करवाना हो ना, तो जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी आपको बढ़िया लगेगा, हाँ जी समझ में आ रहा है, बढ़िया, बहुत मजा आ गया और आपको मजा आ जाएगा। लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा जैसे पीडीएफ से आ रहे हैं। तो थ्योरी करने के बाद में ये मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना चिल्ला रहा हूँ, बार बार इतने क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कभी ये पीडीएफ कभी वो पीडीएफ, उसमें अगर आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी, आप समझ जाओगे। समझोगे, पेपर में लैंग्वेज चेंज करेगा तो भी आप क्वेश्चन कर लोगे। सिलेबस कंप्लीट कराना हो तो कल ही खत्म हो जाता, कल स्पीड वेलोसिटी बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया, फॉर्मूला भी लिखवा दिया, आपको लगता है बहुत बढ़िया, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ आ गया। लेकिन पेपर में पता ही नहीं चलता कि क्या पूछ लिया क्या नहीं, है ना। इसने कहा कि त्वरित गति से सीधे पथ पर चल रही किसी वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कह रहा नहीं है, कह रहा कि त्वरित गति है। बेटा त्वरित गति का मतलब क्या है, या तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या डायरेक्शन चेंज होगी। अब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, सीधे पथ पर चल रहा है, यानी कि त्वरित गति में है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी या तो स्पीड बढ़ रही होगी या स्पीड घट रही होगी। ये कह रहा है कि इसकी गति बदलती रहती है, स्पीड कीप चेंजिंग, पहले सही हो गया। ये कह रहा है कि इट ऑलवेज गो अवे फ्रॉम अर्थ, ये जरूरी थोड़ी ना है, जब कोई वस्तु धरती की तरफ गिर रही होती है, एक्सेलरेट तो वो भी कर रही है, उसकी स्पीड भी हर सेकंड 9.8 बढ़ रही है। भाई एक चीज बताओ, ये कह रहा है कि अच्छा कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा भाई, सॉरी नहीं पूछ रहा, उसने कहा नहीं। ये तो सही है पहले वाला, किसकी स्पीड स्पीड चेंज करेगी, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तीसरे में कह रहा है कि इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। भाई अगर वस्तु के अंदर त्वरण है, त्वरण का मतलब ही होता है कि वेलोसिटी में चेंज होगा, या तो स्पीड बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन नहीं बदल रही तो स्पीड बदल रही होगी, ये भी सही है। अच्छा एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कोई वस्तु एक्सेलरेट कर रही है तो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला F = ma। तो किसी वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन त्वरण तभी आएगा, वस्तु का वेग तभी बदलेगा अगर उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, ये भी सही है। तो उसने गलत ऑप्शन पूछा था, तो यानी कि बी जो है वो गलत है, तो हमारा आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। उसने नहीं पूछा है नहीं। भाई अगर कोई वस्तु देखो, अब आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में देखो घंटी बजनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा त्वरित गति, कि वस्तु के अंदर त्वरण है, या तो स्पीड बदलेगी या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो बदल नहीं रही, सीधे पथ पर चल रहा है, यानी अगर वो त्वरित गति में है तो यानी कि उसकी वेलोसिटी बदलेगी, वेग में परिवर्तन होगा, ये स्पीड बदलेगी या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नहीं बदल यानी कि स्पीड बदलेगी, स्पीड कीप चेंजिंग। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी में चेंज तो होता ही है, एक्सेलरेशन तभी पैदा हो सकता है वस्तु के ऊपर फोर्स लगेगा। वो जरूरी नहीं है कि वस्तु अगर त्वरित गति में तो धरती से दूर ही जाए, तो धरती की तरफ वो गिर रही होती है, उसके अंदर भी तो एक्सेलरेशन होता है, उसकी स्पीड भी तो हर सेकंड 9.8 बढ़ती है, तो बी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। ये नहीं वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक होते हैं, कि हमारी आदत क्या है ना सही ऑप्शन ढूंढने की, और बीच में नहीं वाला पूछ लेता है ना तो गड़बड़ हो जाता है मामला। मुझे बहुत डर लगता है नहीं वाले क्वेश्चन से। 5वां करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन। बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव हम कब कहेंगे, वो किसके अपोजिट होगा, वेलोसिटी के। भाई मान लो कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेग की विपरीत दिशा में होना, यानी अगर वेग की विपरीत दिशा में होगा यानी कि स्पीड लगातार क्या होगी, घटेगी, है ना। अगले बात है, ये तो आसान आसानी चल रहे हैं। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ऐसा ना हो ज्यादा हो जाए। तो कल की क्लास में बेटा हम गति के समीकरण पर हम आ जाएंगे, और एक बार मेरा आपसे अनुरोध है कि सारे बच्चे पढ़ के आएंगे पीछे का, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कैसे निकालते हैं, स्पीड का मतलब क्या है, वेलोसिटी का क्या है, और खासतौर से एक्सीलरेशन का मतलब क्या है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कब होगी, जब ना स्पीड बदले ना ही डायरेक्शन बदले। और एक्सेलरेशन जो है, अगर किसी वस्तु को एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए, स्पीड या डायरेक्शन में से कुछ बदलना चाहिए। स्पीड कब बढ़ेगी कब घटेगी, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि हर सेकंड स्पीड 3 बढ़ेगी या 3 घटेगी। ये सारी बातें, जी किलो 9.8 का मतलब क्या है, ये सारी बातें पढ़ के आना, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो चीजें हैं जो 9th क्लास में आपको पढ़नी चाहिए थी, आपने उस समय नहीं पढ़ी, बस रट्टा मारकर डेफिनेशन रट कर आपने पेपर पास कर लिया, घर वाले भी खुश हो गए कि लड़के के हमारे 80% नंबर आए हैं। वो 90-80% नंबर को कहीं रख लो कोने में, कोई नहीं पूछ रहा उन्हें, पेपर पास होगा तो नौकरी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।